हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप, आज हम लोग लेके आए हैं आप लोग के लिए एक और नया शानदार मानवा, जिसमें हम लोग वीक से स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे होता है हमारा जो मेन कैरेक्टर वो दिखाएंगे। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आएगी तो उसका रिस्पांस देखते हुए हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जितनी सीरीज अभी चल रही है वो तो चलती ही रहेगी। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है और जोरों से चिल्ला के अपने आप के बारे में बता रहा होता है कि मैं 7th रैंक से 1st रैंक पे आ गया क्योंकि मेरे ऊपर सील लग चुकी है और अब मैं इतना ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ कि कोई भी मुझ पे हमला करके मुझसे जीत सकता है। लेकिन फिर भी जितने भी लोग थे, हमारे जो MC है यानी कि मेन कैरेक्टर, उसको इस रूप में देखते हुए खुश नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है फिर भी इतना ज्यादा खुश क्यों है, इसके अंदर क्या कोई शर्म नहीं है। और बहुत सारे जो लोग थे वो एकदम गैदर हो चुके होते हैं उसे वहां से भगाने के लिए। एक जो आदमी रहता है वो बोलता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारे साथ कल क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक दया कर सकता हूँ। अगर तुम अपना जो रूम है वो छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक इजी जॉब ढूंढ दूंगा। और फिर वो बोलने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह ढूंढ सकता हूँ जहाँ तुम आराम से अपना काम कर सकते हो, क्योंकि अब तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो तो टॉप लेवल का काम तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलने वाला। और फिर ये चीज बोलने के बाद वो उसे एक हर्बल गार्डन के अंदर जॉब करने के लिए बोलता है। लेकिन सारे लोग ये सुन के थोड़ा बहुत एकदम असमंजस में आते हैं क्योंकि जो हर्बल गार्डन है वहाँ का जो एक एल्डर इंचार्ज है वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कहा जाता है कि वो कोई भी फ्रेशर्स को बख्श नहीं देता है और वो सबको बहुत ही जल्दी एकदम वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देता है। और यहाँ तक कि ऐसे जो ऑड जॉब्स होते हैं उन्हें ही मिलते हैं जो कि बिल्कुल भी एकदम ताकतवर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो MC है वो अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर एक सील लग चुका है। इसी वजह से अब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है और वो बड़े बड़े काम नहीं कर सकता, उसे मजबूरी में ये ऑड काम सिलेक्ट करना ही होगा। ये सारी चीजों को सुनने के बाद जो अपना MC रहता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं। फिर भी वो स्माइल कर रहा होता है, जिसे देख के जितने भी लोग थे वो बोलते हैं कि ये सच में बहुत ही ज्यादा बेशरम है, इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन के भी बाद। कुछ तो ऐसे लोग भी होते हैं जो उसका बेइज्जती कर रहे होते हैं जिनका कभी हमारे MC ने बहुत ही ज्यादा एकदम देखभाल किया था और मदद की थी। यहाँ से सारे लोग ह्यूमिलिएट करने के बाद MC को चले जाते हैं। जैसे यहाँ से सारे लोग चले जाते हैं तो फिर जो हमारा MC रहता है वो एक जगह बैठ जाता है और फिर उसके बाद अपने फेलियर्स पे बहुत ही ज्यादा एकदम हंसता है, क्योंकि दुख छुपाने के लिए उसे हंसना जरूरी था। फिर वो सोचता है कि अब मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ जिसकी वजह से अब मुझे बहुत ही इजीली चेज डाउन किया जा सकता है, तो क्या मैं बहुत समय तक सरवाइव कर भी पाऊंगा। और अपने हाथ पे वो सील को भी देखता है। ये जो सील था वो 3 साल कंटिन्यूअसली उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे कंज्यूम कर रहा होता है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे कल्टीवेशन करने में भी मेन कैरेक्टर को दिक्कत होती है। जो मेन कैरेक्टर रहता है वो सच में बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है इस सील को देख के, तो वो चाकू लेके अपने ही हाथ को काटना शुरू कर देता है जिससे ये सील को कुछ हो जाए। और वो जैसे ही उस चाकू को घसीटता है तो बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ी रोशनी उसके हाथ में से निकलना शुरू होती है और पता नहीं कहां वो एक मल्टी डायमेंशनल जगह पे पहुंच जाता है। इतनी ज्यादा अजीब जगह होती है कि MC को ये लग रहा होता है कि वो अब मारा जा चुका है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसने तो बस एक नॉर्मल सा अपने हाथ पे कट लगाया था, तो वो इतनी नॉर्मल चीजों से डेड कैसे हो गया। ये सारी चीजें वो मन में सोच ही रहा होता है कि उतनी ही देर में सामने उसके एक अजीब सा कैरेक्टर आ जाता है और वो बोलता है कि हे लड़के, तू कोई अजीब सी बात है मेरे एबिसिस में बिल्कुल भी मत सोच। फिर वो बताता है कि वो गॉड है कियोस का, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसे बिल्कुल भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो वो बोलता है कि कौन? तो वो आदमी जो था वो बोलता है कि ये ह्यूमन की तरह ट्रीट मत कर, मैं इंसल्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो जो है मेन कैरेक्टर था वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि या तो तुम ह्यूमन हो या फिर डेमन हो, आखिरकार तुम चाहते क्या हो मुझसे। तो जो था क्रिएचर वो बोलता है कि चलो तुम कुछ तो सही बोला, वैसे मैं डेमन नहीं गॉड हूँ। और फिर वो बताना शुरू करता है कि सच में तुम में हिम्मत तो है कि तुमने मेरा जो सील है उसे टच करने की कोशिश की, लेकिन मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुम अनजाने में ये चीज किए हो। इस चीज को सुनने के बाद जो MC था वो बोलता है कि क्या इसका मतलब ये जो सील है वो तुमने मुझे दी है? ये जो सील है मुझे सच में बहुत ही ज्यादा एकदम परेशान करके रखती है और इसने मेरा पूरा का पूरा जो करियर है वो खा गया। तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम गलत आदमी हो। तो वो जो गॉड था वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे एग्जिस्टेंस के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखा नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो जो मेन कैरेक्टर था वो बोलता है कि इसका मतलब है कि तुमने ये जानबूझ के किया है, तुम जानते भी हो कि तुमने मेरा कितना जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी तरह यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है तुम मेरा सोख रहे हो, तो फिर उसके बिना तो मैं मर जाना ही सही था। तो ये सारी बातें को सुनने के बाद जो गॉड था वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और बोलता है कि वैसे यार तुम्हारा उतना ज्यादा भी मेरे को स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मिल रहा है,
क्या तुम थोड़ा और ज्यादा हार्डर कल्टीवेट नहीं कर सकते ताकि मुझे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिले। इस चीज को सुन के जो एमसी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम इरिटेट हो जाता है और वो बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, किसी का स्पिरिचुअल एनर्जी तुम चुरा रहे हो और फिर उसको ऐसी मिजरेबल लाइफ में रहने के लिए मजबूर कर रहे हो, और ये चीज सही है। तो जो गॉड था वो बोलता है कि तुम आखिरकार सोचते क्या हो अपने आप को, तुम एक नॉर्मल से ह्यूमन हो और मैं हूँ गॉड जिन युआन। अगर मैं तुम्हें सर्व करने का मौका दे रहा हूँ अपना डिसाइपल बन के, तो ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात होनी चाहिए। तो जो एमसी था वो थोड़ा बहुत एकदम बेइज्जती कर देता है गॉड का यहाँ पे और बोलता है कि तुमने कभी अपने शीशे में शक्ल देखा है, तुम बस एक नॉर्मल से वुडन फिगर हो, समझे, गॉड नहीं। तो जो गॉड था वो बोलता है कि वैसे 3 साल पहले मैं बहुत ही ज्यादा एकदम बुरी हालत में था और मुझे ऑप्शन दिया गया कि आखिरकार मैं क्या करना चाहता हूँ जिंदा रहने के लिए, तो मैंने तुम्हें चूज किया क्योंकि तुम्हारा टैलेंट सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और फिर वो थोड़ा बहुत अपने हाथ को झटकने के बाद एक बहुत ही बड़ा जो जाइंट ड्रैगन था उसे वहां पे बुला लेता है, जो कि एक डिवाइन ड्रैगन था, 8000 फीट का बड़ा और 30,000 साल पुराना। वो जो ड्रैगन था वो बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक था, वो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस को स्वॉलो करने की ताकत रखता था। अगर उसके आंखों में कोई आंखें डाल ले तो वो इंस्टेंटली डेथ कर जाएगा। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम वो नॉर्मल से जो ब्लू प्लेनेट है उसी में रहो अपने पूरे के पूरे जिंदगी के लिए? तुम चाहो तो बस थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल एनर्जी देने के बाद मुझे हेल्प कर सकते हो, जिसके बदले मैं तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर बना दूंगा और तुम यूनिवर्स को अच्छे आंखों से देख पाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं भी चाहते हो तो क्या तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स ये भी नहीं चाहते तुम्हारी सक्सेस को? उन लोग को तो कम से कम डिसअपॉइंट मत करो और बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनो। ये सारी बातें सुनने के बाद जो गॉड था सोच रहा था कि ये जो एमसी है वो अब मान जाएगा, लेकिन फिर भी वो जो आदमी था वो तुरंत ही उसके सामने हाथ दिखाता और बोलता है कि नहीं, हटाओ अपना सील, मुझे नहीं रखना ये बकवास सा तुम्हारा सील। अगर तुम्हें किसी को अपना कुत्ता बनाना ही है तो उसकी कंसेंट लेना जरूरी होता है, और इसलिए मैं तुम्हारा तो बिल्कुल भी कुत्ता नहीं बनने वाला। इस तरह से मुझे बिल्कुल भी मत देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करने वाला। इस चीज को सुन के जो गॉड था वो थोड़ा बहुत एकदम चिढ़ जाता है और गाली देता है, लेकिन फिर भी वो खुश होता है और बोलता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम टैलेंटेड हो, मुझे तुमसे बात करते हुए बहुत ही ज्यादा एकदम मजा आ रहा है। लेकिन जो एमसी था वो बिल्कुल भी भाव नहीं देता और बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मुझे जल्द से जल्द अपना स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे बढ़ाना होगा, तुम चाहो तो किसी और को बकरा ढूंढो। लेकिन जो गॉड था वो बोलता है कि अरे ऐसे मत जाओ, ऐसे मेरे से बात करोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा, थोड़ा और बात करो ना, मैं तुम्हारे साथ 3 साल तक रहा हूँ, चलो अगर तुम इतना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक डील देता हूँ। तुम रैंक 7 के डिसिपाइल हुआ करते थे ना, तो अगर तुम मेरे कस्टमर बन जाते हो तो फिर मैं तुम्हें हेल्प करूंगा रिकवर करने के लिए कल्टीवेट डिविनिटी तक, जिससे तुम मास्टर लेवल तक पहुंच सकते हो। इस चीज को जैसे सुनता है एमसी तो वो थोड़ा रुक जाता है और वो बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ और कहो। फिर वो जो गॉड रहता है वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरी हेल्प की तो अब मैं भी तुम्हें हेल्प करता हूँ और तुम्हें माफ करता हूँ। तो इस चीज को सुनने के बाद जो एमसी था वो बोलता है कि क्या इसका मतलब तुम अभी तक मेरे से बदला ले रहे थे, कितने कचड़े हो यार तुम। तो जो गॉड था वो बोलता है कि इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि शुरू से अब शुरुआत करते हैं। चलो एक तरह से देखा जाए कि तुम जो भी मेरे को स्पिरिचुअल एनर्जी दोगे वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होगा और धीरे धीरे उसके चक्कर में तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनते जाओगे, और कहीं पे भी अगर तुमने फील किया कि तुम बहुत ही वीक हुए हो तो उसी समय तुम हमारी ये जो डील है वो तोड़ सकते हो। तो चलो कैसा लग रहा है तुम्हें? तो जो एमसी था वो बोलता है कि इसका क्या गारंटी है कि अगर मैं बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हो गया और एंडिंग में तुमने सारा का सारा जो एनर्जी है वो मेरा ले लिया तो इस चीज को सुन के जो गॉड था वो बहुत ही ज्यादा एकदम हंसना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, ये जो एबिस है वो मुझे ही बिलोंग करता है, यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और तुम क्या सोचते हो अगर तुम यहाँ पे ट्रेन किए तो तुम एक्सपोनेंशियली बहुत ही तेज एकदम ग्रो करोगे और मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर ही तुम मास्टर लेवल पे पहुंच जाओगे। और क्या कहते हो, अगर तुम अपने आप को मुझे होस्ट की तरह यूज करने देते हो तो मैं तुम्हारा ये जो 1 साल का टाइम है उसे और आधा कर दूंगा। तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्द से जल्द हमारा ये जो डील है उसे एक्सेप्ट करो और मुझे अपने अंदर सबकॉन्शियसनेस में लेने दो। तो इस चीज को सुन के जो एमसी था वो बोलता है कि इसका मतलब है कि इस डील के हिसाब से तुम मेरे सबकॉन्शियसनेस माइंड में हमेशा रहोगे, है ना? तो वो जो गॉड था वो बोलता है कि हाँ, और मैं क्या तभी एंटर कर पाऊंगा इस एबिस में जब तुम्हारी परमिशन होगी? तो जो गॉड था वो बोलता है कि हाँ। तो जो एमसी था वो समझ जाता है गॉड की चाल और वो बोलता है कि ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब लग रहा है कि मैं तुम्हें बिना मेरी परमिशन के हमेशा के लिए अपने अंदर रहने दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे एरिया में आने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जो गॉड था वो समझ जाता है कि एमसी इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बनने वाला, तो बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हम बात करते हैं इसके बारे में। और फाइनली जो गॉड था वो समझ जाता है कि एमसी बेवकूफ तो नहीं बनने वाला, तो एकदम बोलता है कि ठीक है चलो तुम जीत गए, यहाँ पे तुम जब भी चाहो इस एबिस में आ सकते हो बिना मेरी परमिशन के। लेकिन मन ही मन जो गॉड था वो सोच रहा होता है कि बस उस समय का इंतजार करो जब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी, तो मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बना लूंगा और या तो फिर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर ये सारा डील सुनने के बाद जो एमसी था वो तैयार हो जाता है और एक जोर का थप्पड़ दे मारता है हाई फाई के लिए उस गॉड को कि चलो हमारी डील हो गई। तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा ये गॉड इरिटेट हो जाता है और बोलता है मन में अपने कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन क्योंकि अब डील हो चुकी है इनके बीच में, तो जो एमसी था वो अपने मर्जी से आ जा सकता है यहाँ पे, इसलिए वो तुरंत ही वहां से चला जाता
जाता है और गॉड देखते ही रह जाता है कि आखिरकार वो कहाँ गया। फिर रियल टाइम पे आ जाता है जहाँ जो एमसी था उसे होश आ चुकी होती है और वो बहुत ही ज्यादा इस चीज को करने के बाद खुश हो रहा होता है कि उसने गॉड के साथ अब डील बना लिया है, अब वो जल्द से जल्द स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो होश में आता है तो वो देखता है कि सामने उसके एक आदमी खड़ा है और वो बोलता है कि हे आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और हमें बताया जाता है कि ये जो आदमी है वो और कोई नहीं एमसी का अंकल है और वो बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम कचड़े हो। गू फैमिली जो है वो तुम्हारी वजह से ही एकदम अपनी जो रिस्पेक्ट है वो खो दी है। अगर पता नहीं यार इनकी फैमिली का नाम गू है और ये लोग अपना रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। जो एमसी था वो पूछता है कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई अंकल। तो जो अंकल था वो बोलता है कि तुम सच में अभी भी इतना हिम्मत रखते हो कि मुझसे जवाब पूछ रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि गू फैमिली को तुम्हारी वजह से बहुत ही ज्यादा एकदम बेइज्जती का सामना हुआ है कि तुम उसके मेंबर हो और तुम अभी भी चाहते हो कि तुम इस हालत में जाके अपने गू फैमिली के मेंबर से डील करो। तो जो एमसी था वो बोलता है कि अंकल ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मेरी फॉल्ट की वजह से, लेकिन अब सारी चीजें ठीक हो चुकी है। तो आप क्या जाके मेरे फादर को और जितने भी एल्डर्स हैं उन्हें बता सकते हैं कि मैं जल्द से जल्द ही अपना जो प्रीवियस पोजीशन था उसे रिक्लेम कर लूंगा। तो इस चीज को सुन के जो उसका अंकल रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, मैं यहाँ पे आया था कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो छोड़ के इस हमारे जो सेक्ट है उसको, क्योंकि तुम अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ बेवकूफी जैसी बातें कर रहे हो सकता है कि तुम मेरे बेटे की हेल्प कर देते और उसके बारे में थोड़ी बहुत अच्छी बातें सेक्ट को बताते जिसकी वजह से वो उन्हें अपने अंदर ले लेते। तो जो एमसी था वो बोलता है कि देखिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है गूमिंग के बारे में बोलने के लिए अच्छी अच्छी बातें, लेकिन वो इस सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं चाहता है या फिर वो कर पाएगा कि नहीं वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप जितना भी कर लीजिए मैं इस सेक्ट को लीव तो नहीं करने वाला। तो जो उसके अंकल थे वो बोलते हैं कि चाहे इसके बजाय कि तुम डिसपाइल अब नहीं रहे हो फिर भी तुम उतनी हाई पोजीशन को रिक्लेम करना चाहते हो, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। अगर तुमने अभी भी इसको जाने दिया तो फिर उसके बाद हम लोग तुम्हें रिक्लेम करने से मुकर जाएंगे और गू फैमिली से तुम बाहर हो जाओगे। तो इस चीज को सुन के जो एमसी था वो बोलता है कि क्या तुम मुझे डिसोन कर दोगे इस वजह से क्योंकि मैं तुम्हारे जो बेटे है उसकी पोजीशन के बीच में आ रहा हूँ और तुम क्या सोचते हो कि मेरे जो फादर है वो इस चीज के लिए एग्री हो जाएंगे। तो जो अंकल रहता है वो एकदम झटका देता है एमसी को और बोलता है कि क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे जो फादर है वो अभी भी सेक्ट के लीडर है, तुम्हारे फादर को कल ही उनके टाइटल से भगा दिया गया है और अब से जो मैं हूँ वही हूँ फैमिली का लीडर। तो इस सारी चीज को सुनने के बाद जो एमसी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाता है कि उसके फादर को उसकी पोजीशन से निकाल दिया गया है। लेकिन जो उसके अंकल थे वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि गू फैमिली तुम्हारे इतने इजीली जो इतना बड़ा गलती है उनके ह्यूमिलेशन का उसका जिम्मेदार तुम्हारे फादर को नहीं बताएगी, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया है अपने पोजीशन से। और अगर तुम किसी को ब्लेम करना ही चाहते हो तो तुम अपने आप को ब्लेम करो ना कि हमारे फैमिली को, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये दिन आज तुम्हारे फादर को देखना पड़ रहा है। अब तुम अगर रीपे करना चाहते ही हो अपने फैमिली को तो फिर हमें पूरी तरीके से सर्व करके ही रीपे कर सकते हो। तो एमसी जो रहता है वो बोलता है कि नहीं मैं अपने फादर को देखने के लिए जाना चाहता हूँ। तो जो उसका अंकल था वो बोलता है कि अगर तुम वहाँ चले भी गए फिर भी अपने फादर को नहीं मिल पाओगे, क्योंकि जो तुम्हारे फादर है उन्हें अब जेल में डाल दिया गया है फैमिली डंजन के। फिर जो उसके अंकल थे वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि इतना अच्छी तरीके से मैं तुम्हारे फादर को जाने दूंगा, ये देख रहे हो मेरा ब्रेन उसके अंदर से ये सारे बढ़िया बढ़िया ख्याल आए हैं। अगर तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट करते हो तो तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें वहीं जेल में डाल सकता हूँ। तो इस सारे चीज के बाद जो एमसी था वो एकदम ख्यालों में खो जाता है कि जो फिलू फैमिली का डंजन वाला जेल है वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहा जाता है कि फिलू फैमिली और गू फैमिली के बीच में शुरू से ही एकदम बहुत ही ज्यादा मनमुटाव रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसी जेल बनाई जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और वहाँ पे स्पेशली सिर्फ गू फैमिली के मेंबर को ही कैद किया जाता था। इतना ज्यादा वो खतरनाक था जेल कि उसके अंदर गू फैमिली का कोई भी मेंबर जाता था वो बिल्कुल भी जिंदा वापस नहीं आता था, इसलिए उसका नाम गू फैमिलीज नाइट टेरर रख दिया गया था। ये सारी बातों को सोचने के बाद जो एमसी था वो बोलता है कि मेरे जो फादर थे उनका जो स्पिरिचुअल एनर्जी था वो सच में बहुत ही ज्यादा हाई था हमारे पूरे फैमिली में और वो एल्डेस्ट सन भी थे। तो तुम बिना अपने किसी भी बाहरी हेल्प के बजाय मेरे फादर को वहां से हटा तो नहीं सकते हो। गूफी लॉन्ग, मुझे लगता है कि तुमने फिलू फैमिली के साथ हाथ मिला लिया मेरे फादर को वहां पे पकड़ाने के लिए। तो जो उसका अंकल था वो बोलता है कि जो तुम्हारे फादर थे उन्होंने एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक की थी। अगर हम लोग तुम्हारे फादर को अगर हम लोग ब्लेम नहीं देते फिर तो हमारा जो फैमिली था वो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाता। तो जो एमसी था वो बोलता है कि तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा एकदम कमीने हो। मैं कल ही एक्सपेल हुआ हूँ यहाँ से और तुम लोग एकदम 100 माइल अवे चले गए। तो जो उसका अंकल था वो बोलता है कि तो क्या हुआ, मैं तो कहूंगा तुम अपने फादर वाला पाथ बिल्कुल भी मत चूज करो। तो जो एमसी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्से में आ जाता है और वो मन में सोचता है कि गूफी लॉन्ग तू बस वेट कर, जल्द से जल्द तूने जैसे मेरे फादर को बिट्रे किया है वैसे ही मैं स्ट्रॉन्ग बन के उस डंजन में तेरे पूरे फैमिली को डाल दूंगा और तू जितना भी मेरे फादर को दर्द दिया है उस इटर्नल डिस्ट्रक्शन में जाने के बाद उसका फल चुकाएगा। ये सारी बातें होने के बाद जो उसका अंकल था वहां से चला जाता है और बोलता है कि तुम सच में कचड़े ही हो। वैसे भी अगर तुम नहीं अपना ये पोजीशन छोड़ना चाहते हो तो वैसे भी मेरा जो बेटा है वो एग्जाम दे ही रहा है, अगर वो पास कर गया तो नेचुरली तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और तुमको अब तो प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए किसी के सामने झुकने का। और हंसते हुए यहाँ से वो
चला जाता है। ये सारी बातें होने के बाद जो एमसी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम इरिटेट हो जाता है और उसके अंदर एकदम रिवेंज की भावना आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो उसे देखने के लिए बाहर चला जाता है और बोलता है कि कौन है। तो वहां पे वो देखता है एक आदमी को जो बोलता है सीनियर ब्रदर गू। तो जो एमसी था वो बोलता है कि हे लिल मंकी। तो वो जो आदमी था वो बोलता है सीनियर ब्रदर गू, ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, आपको मैं यहाँ से भागना होगा। तो जो एमसी था वो बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम थोड़ा बहुत शांत हो जाओ। तो जो आदमी था वो बोलता है कि जो लियू टियान है उसने साइन कर लिया है डिसिपाइल एग्जाम के लिए और मुझे लग रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं से मारने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप यहाँ से भाग जाएं। तो इस चीज को जानने के बाद जो एमसी था वो मन में सोचता है कि अच्छा तो यही उन लोग का प्लान है, वो लोग एग्जाम में मुझे चैलेंज करना चाहते हैं जहाँ पे वो लोग पब्लिकली मुझे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर गू, आपको बिल्कुल भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग सच में बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक है। तो जो एमसी था वो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा। फिर वो जो एमसी था वहां से निकल जाता है डिवाइन मीडो की तरफ। फिर हमें सीन दिखाया जाता है क्यूशाइन सेक्ट डिवाइन मीडो का, जहाँ पे एक जो बूढ़ा आदमी है जो कि एक लौता एल्केमिस्ट है पूरे इस एरिया का, वो एक गार्डनिंग कर रहा होता है। लेकिन ये जो आदमी रहता है वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रिक्ट होता है, ये सच में अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्राउड करता है और अगर इसका जो डिसिपाइल है वो बिल्कुल भी छोटी सी भी गलती करता है तो उसे इस जगह से निकाला जा सकता है। और फिर तुरंत ही जो एमसी रहता है वो उस बूढ़े आदमी से मिलने के लिए आ जाता है और वो जो बूढ़ा आदमी था वो बोलता है कि चलो तो तुम ही वो आदमी जिसे एकदम यूजलेस ट्रैश डिक्लेयर कर दिया गया है ना, लेकिन मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम अदर मेरे जितने भी डिसिपाइल है उनसे ज्यादा ही टैलेंटेड हो गए क्योंकि तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में आता होगा, तुमने वैसे मेरे बारे में सुना तो होगा ही है ना, वैसे भी मुझे तुम्हारे पास से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा गया उससे भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे तो मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा, लेकिन अगर तुमने जरा सा भी छोटी सी भी गलती की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। तो जो एमसी था वो एकदम बो डाउन करके बोलता है कि आपका जो डिसिपाइल है वो आपके नक्शे कदम पे चलेगा और आपका जो उम्मीद है उस पे खड़ा उतरेगा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जो बूढ़ा आदमी रहता है तुरंत ही एक अपना जो वास रहता है एमसी की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि ये रहा 5 स्पिरिट सीड्स, मैं चाहता हूँ तू अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके 3 दिन के अंदर इसमें से ग्रास उगा के दिखाओ और अगर तुमने 100 से ज्यादा पौधे नहीं उगाए तो फिर समझ जाना कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और फिर उसके बाद वो बोलता है एमसी को कि इतना ही कहना चाहता था, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जो एमसी था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद क्योंकि वो खुद ही चाह रहा था कि वो एक जो केओस एवेसिस में ले जा सकते हैं स्पिरिट ग्रास को, और अब उसको पूरा का पूरा जो गाइड है वो तक मिल गया था कि कैसे आप कल्टीवेट कर सकते हैं इस ग्रास को। तो इस चीज को सोच के सच में बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रहा था और तुरंत ही वो इस डायरी को और उस पोटली को लेके तुरंत एबिसिस में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो जो 5 सीड दिए थे उसे सीधा जमीन के अंदर डालना शुरू कर देता है। ये सारी चीजों को देख के तुरंत ही गॉड वहां पे आ जाता है और बोलता है कि अब तुम्हें विश्वास हुआ किड, तुम्हें क्या लगा था मेरी एबिलिटीज इतनी नॉर्मल है, तुम्हें लगा था कि यहाँ जो मैं तुम्हारी छोटी सी स्पिरिचुअल एनर्जी के पीछे भाग रहा हूँ, तुम यहाँ मेरे जो एबिसिस है उसमें रह के बहुत सारी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को एकदम खंगाल सकते हो। और मैं तुम्हें एक और चीज रिमाइंड करना चाहूंगा, किसी और आदमी को बिल्कुल भी यहाँ पे लाने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम जानते हो जैसे जैसे तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बनोगे वैसे वैसे लोग तुमसे जलना शुरू होंगे। तो जो एमसी था वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका जो ये वार्निंग है उसे बिल्कुल याद रखूंगा। और ये बात जैसे ही वो बोलता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने जो पौधे उगाए थे वहां पे वो तुरंत ही एकदम एक ही दिन में उग गए। वो ग्रास इतनी ज्यादा उगे थे कि 5 साल जितना टाइम लगेगा ग्रास उगाने में वो एक ही समय में उग गए थे। और इस चीज को देख के जो एमसी था वो तक शॉक्ड हो गया था। और इसी सस्पेंस के साथ ये जो चैप्टर है वो होता है खत्म। अगर इस चैप्टर का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तब हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करेंगे। हम लोग चाहते हैं कम से कम 500 व्यूज और 40 लाइक्स आ जाएगा तब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बाय।